हेलो दोस्तों, आज जो है हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक जो है समझने जा रहे हैं। सो विच इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम देखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं? डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है एक तरीके का टूल है या टेक्निक है, हम बोल सकते हैं, जो मदद करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। कॉस्ट किस चीज का कॉस्ट हो सकता है? जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसका कॉस्ट हो सकता है, जो एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री में करते हैं उसका कॉस्ट हो सकता है। तो उनको कंट्रोल करने में मदद करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब इसके अंडर क्या होता है, तो यदि इसका हम बेसिक समझें तो उसमें जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता है कि लगभग जो है हमारा इतना खर्चा आएगा, है ना। और उसके बाद जो है एक्चुअल डाटा आता है कि एक्चुअल कॉस्ट आपका कुछ ना कुछ ऑकर होगा जब प्रोडक्शन होगा। और जब इन दोनों में डिफरेंसेस आएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना कि ये डिफरेंसेस कितने आए हैं और किस रीजन से आए हैं ये डिफरेंसेस, है ना। किन कारणों से जो है हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था और एक्चुअल जो फिगर हमारे सामने आया है, उन दोनों में किस कारण से डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को जानना। और यदि डिफरेंसेस जो है बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, छोटा मोटा डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन यदि कोई डिफरेंस जो है बड़े लेवल पे है, तो उन डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड करना वो क्यों है, और उसके बिहाफ पे करेक्टिव मेजर्स लेना या करेक्टिव एक्शंस लेना कि उन एक्शंस को जो है हम कंट्रोल कर सके और इनके बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंसेस जो हैं फ्यूचर में कम से कम हो पाए। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको थियोरेटिकली। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड। ओके, ये एक तरीके की टेक्निक है कॉस्टिंग की जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं यानी फिक्स कर लेते हैं। एंड व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑकर इट इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जब एक्चुअल कॉस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं आपस में। इफ देयर इज वेरियांस बिटवीन टू, यदि इन दोनों में वेरियांस है यानी इन दोनों में यदि डिफरेंस है, तो फिर क्या करते हैं हम, इट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर करेक्टिव मेजर्स। यदि इनमें डिफरेंस है तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। इफ द वेरिएशन बिटवीन टू आर नॉट फेवरेबल, यदि इनमें जो डिफरेंस आया है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, अकॉर्डिंगली मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, तो हम उसके रीजंस जानेंगे और उसके बियॉन्ड पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसको हम देखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हमें मदद करता है स्टैंडर्ड फिक्स करने में। पहले से ही हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं और जब हमारे सामने एक्चुअल डाटा आता है उन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, और उन कंपैरिजन में यदि डिफरेंस बहुत मेजर लेवल पे होता है तो उन डिफरेंसेस के रीजंस को जानना कि क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस आया है। और डिफरेंसेस को जब हमने जान लिया तो उसके बाद जो है उसके बिहाफ पे करेक्टिव एक्शंस लेना, उसी को ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल की और क्लैरिटी हमें मिल सके। सपोज हमने फिक्स किया, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ओके, और वो ये फिक्स करती है कि हमें जो है प्रोडक्शन करना है और हमारा कॉस्ट जो है, एक तरीके से उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट लगभग जो है हमारा 5 लाख रुपीज का खर्चा आना चाहिए। ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया पहले से ही, कॉस्ट होने से पहले उन्होंने डिसाइड किया और उसके अकॉर्डिंग इन पैसों का अरेंजमेंट किया होगा, है ना। ये किया, लेकिन जब एक्चुअल ऑकरेंस हुआ तो एक्चुअल कॉस्ट की यदि हम बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट 3 तरीके की आ सकती है हमारे सामने। या तो 5 लाख रुपीज ही आ जाएंगी, है ना, कि जितना हमने सोचा था उतना ही खर्चा आ गया, या उससे कम या उससे ज्यादा। तो हो सकता है हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है 4 लाख रुपीज हुआ हो, यानी जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे कम। हो सकता है जितना हमने डिसाइड किया है
स्टैंडर्ड फिक्स किया है उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर आया हो, एक ये भी बात हो सकती है, यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन हो गई, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है हमने जितना स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि इतना कॉस्ट आ सकता है, उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो है ऑकर हो गया है, यानी हम एज्यूम कर लें 6 लाख रुपीस, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑकर होती है, फिर थर्ड जो स्टेप होती है उसमें हम करते हैं कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन किसका? स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया है और जो एक्चुअल डाटा हमारे सामने है, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और डिफरेंसेस को जानते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट विल आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा कंपैरिजन करते समय, तो ये आपको दो तरीके का मिलेगा, या तो ये फेवरेबल होगा या तो ये अनफेवरेबल होगा, है ना। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टर्म यूज होता है उसको हम लिख रहे हैं। फेवरेबल यानी आपने जितना कॉस्ट सोचा था, 5 लाख रुपीस आपने सोचा है, लेकिन या तो 5 लाख ही लगा है या 4 लाख लग गया, तो आपके लिए अच्छी कंडीशन हो गई, तो ये जो है फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन आपने जितना कॉस्ट सोचा था और उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी ये एक अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन जब पॉजिटिव आंसर आएगा प्लस माइनस करके, तो दैट विल बी फेवरेबल। और जब हम प्लस माइनस करके यदि हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, या उसको कहते हैं हम एडवर्स कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जो हम मेंशन करेंगे ए से उसको डिनोट करते हैं, या फिर यूएन से डिनोट करते हैं, और फेवरेबल को एफ से डिनोट करते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो है हमें ये पता पड़ जाता है कि फेवरेबल रिजल्ट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम खत्म हो जाता है। लेकिन यदि अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, यानी डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो वहां पे हम रीजंस को ढूंढ के उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, ताकि जो है इतना ज्यादा डिफरेंस जो है नेक्स्ट टाइम पे नहीं आ पाए। उसी को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दिस इज द बेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आपको एग्जांपल से और बेहतर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला है कि कंपैरिजन जो है इसमें हम आसानी से कर लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? बिटवीन द स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया है और जो एक्चुअल डाटा है, यानी इसके फॉर्मूलेज जो हैं इतने इजी हैं, जो हमें मदद करते हैं इजी कंपैरिजन में, है ना। हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्यों आए हैं। नेक्स्ट, एनालिसिस। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें एनालिसिस करने में मदद करता है कि हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया था और जो एक्चुअल कॉस्ट डिसाइड की आया है, उनमें डिफरेंस क्यों आया है, उसमें एक तरीके का विश्लेषण करना, या फिर एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या जो प्राइस हमने डिसाइड की है और जो एक्चुअल प्राइस आई है, यानी हमको ऐसा लग रहा था कि इतना प्राइस हमें पे करना पड़ेगा मटेरियल के लिए, ओके, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो हमें कुछ और ही देना पड़ा। तो उसके बीच में क्या रीजंस रहे हैं, उसका एनालिसिस, रीजंस को जान लेना, यानी आपने एनालिसिस कर लिया कि किस कारण से जो है ये चीजें हो रही हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम इजिली एनालिसिस कर पाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। देन इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है हमारी मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। किस तरीके से? हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, दैट इज हम अजम्पशन हमें मिल जाता है कि हमारा जो है कितना एक्सपेंडिचर या कितना कॉस्ट आने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम हर पैरामीटर को डिसाइड कर लेते हैं कि कॉस्ट यदि इतना आने वाला है तो हमें मटेरियल के लिए पैसा कितना देना पड़ेगा, लेबर को जो है कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड फिक्स ही क्यों किया जाता है? ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, देन बेटर एंटिसिपेशन। आप एंटिसिपेट जो है अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हर बार जो है ये स्टेप होती है प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले कि आप स्टैंडर्ड फिक्स कर लें, तो आपको जो है आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है मदद करता है फ्यूचर को एंटिसिपेट करने में कि इस बार जो है डिमांड कैसी रहेगी, तो प्रोडक्शन किस टाइप का होगा,
और यदि प्रोडक्शन को आपने एस्टिमेट कर लिया तो वहां पे आप ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्शन बनाते समय जो है कॉस्टिंग कितनी लगेगी, तो इससे एंटिसिपेशन जो है इजिली हो पाता है। देन कम्स बेटर इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है हमें मदद करता है, जैसे कि हमने पहले बात की, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें पता रहे कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है ना। तो इकोनॉमी क्रिएट करता है, काम जो है इफिशिएंट वे में हो, जैसे कि इसमें लेबर का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि लेबर जो है कितने समय काम कर सकता है और उसको हम क्या रेट से वेजेस दें। तो एक तरीके से टाइम का वेस्टेज ना हो, इस कारण भी जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है। तो इफिशिएंसी इससे बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी, काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन दिस। ठीक है। देन डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सब स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी फिक्स हो जाते हैं कि किस ये काम है, इतना इतना खर्चा आना है, ये रॉ मटेरियल यहाँ से आना है, एक्चुअली हर चीज असाइंड रहती है, तो ये इजी हो जाता है कि जो भी पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं उनको जो है डेलीगेट कर पाए, क्या उनका काम, उनका वर्क जो है उनको डेलीगेट कर पाए कि ये काम जो है आपको करना है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए। तो ये आसानी हो जाती है while fixing the standard costing। फिर जो है लेस वेस्टेज एंड लॉसेस। कोशिश यही होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि वेस्टेज जो है कम से कम हो। स्टैंडर्ड इसीलिए ही फिक्स किया जाता है कि हमें पता रहे कि हमारा कॉस्ट कितना लगना है, हमारा मटेरियल कितना यूज होना है, क्वांटिटी वाइज हमें पता रहे कि कितनी क्वांटिटी हमें लगेगी, ताकि जो है हम वेस्ट न कर सकें, किसको, अपने रिसोर्सेज को, और किसी तरीके का लॉस भी हमें न हो। इसमें हमें मदद करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने देखे इसके एडवांटेजेस। अब जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बुराइयां हैं जो हमें करनी है। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला है इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इनफ्लेक्सिबल कहा गया है कि ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। क्या रीजन से? कि हर बार जो है सेम स्टैंडर्ड्स जो हैं फिक्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा उसके हिसाब से। तो ये इनफ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ऐसे बिजनेस जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हर बार चेंज होता है ना, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होता रहता है, तो वो किस तरीके से डिमांड को एस्टिमेट करेंगे हर बार, ये मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है इसे जो है इनफ्लेक्सिबल कहा गया है। या फिर यदि कोई फैक्ट्री है और वो नया प्रोडक्ट बनाती है, तो किस तरीके से उसका स्टैंडर्ड जो है फिक्स किया जाएगा, तो वो मुश्किल हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज इनफ्लेक्सिबल। फिर जो है लैक ऑफ रेलिवेंस। लैक ऑफ रेलिवेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि एक स्टैंडर्ड आप फिक्स करते हो कॉस्टिंग की रिलेटेड, कोई करंट कॉस्ट तो आपको पता नहीं रहती है कि करंट कॉस्ट जो है वो क्या होगी। तो जो हम प्राइस फिक्स करते हैं वो हो सकती है कि सही नहीं हो, इनकरेक्ट प्राइसिंग हो। जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की या मटेरियल की प्राइस जो है इतनी पड़ सकती है, तो इट कैन बी इनकरेक्ट, और उस रीजन से जो है हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इसे कहा गया है कि लैक ऑफ रेलेवेंस। आप इतना ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते या इतना ज्यादा उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना, चाहे क्वांटिटी हो कि इतनी क्वांटिटी लगेगी ऐसा डिसाइड कर लेना, या प्राइस से रिलेटेड या फिर कॉस्ट से रिलेटेड, तो ये जो है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि यदि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे जहां पे मल्टीपल प्रोडक्शन होता हो, है ना, मल्टीपल प्रोडक्शन प्रोसेस हो, तो वहां पे तो उनको स्टैंडर्ड फिक्स करने में ही अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी पड़ेगी, है ना। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है। देन लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहा जाता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि अभी हमने उसके मीनिंग में भी देखा। लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा बोला है कि इसमें जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो मैनेजमेंट को किसी तरीके का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है कि यदि आप कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो आपको जो है हम इस तरीके की फैसिलिटी देंगे, वो नहीं होती। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल ना करके अपने बजट को जो है हाई रेस कर लेते हैं। यदि उन्होंने देखा कि कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो बजट को हाई रेस कर लेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसेंटिव। ठीक है। देन
एम्फसाइज ऑन बजटिंग, यहाँ पे मेजर रोल जो है बजट पे दिया जाता है कि बजट फिक्स कर लेते हैं, बाकी सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हर चीज जो है फिगर्स पे जो है डिसाइड कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिकली यदि हम देखें समय के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हर चीज जो है एंटीसिपेशन पे चले जरूरी नहीं है। तो आपको कुछ क्राइटेरिया तो ऐसा रखना पड़ेगा कि एट दैट मोमेंट पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां जो है थोड़ा सा फेलियर हो जाती है। ठीक है, देन रेजिस्टेंस टू चेंज, यदि हम चाहें कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो है एक समय के बाद जो है चेंज करें अपनी फैक्ट्री में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है अलग पैमाने बना चुके होते हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट मटेरियल, हर चीज का क्राइटेरिया रहता है, कॉस्ट का मटेरियल का, कॉस्ट का, उसकी क्वांटिटी को लेके, लेबर को यदि हम बात करें उससे रिगार्डिंग, या एक्सपेंसेस, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो है एक चेंज कर पाए उसमें। सो दैट इज व्हाई दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी एक समय के बाद जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद भी हम किसी और टेक्निक या टूल पे शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, मुश्किल होती है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां हमने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं और उसको जो है एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और जो भी उनके बीच का डिफरेंस रहता है उसको आइडेंटिफाई करके, और यदि डिफरेंस मेजर लेवल पे है तो जो है हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और फिर जो है हमने इसके एडवांटेजेस देखे और इसके डिसएडवांटेज देखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you mean by variance analysis? Explain in detail. Variance analysis क्या होता है और उसे हमें डिटेल में समझना है। Variance analysis का मतलब, जैसे अभी हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है। तो वेरिएंस और कुछ नहीं, that is all about difference between standard cost and actual cost, उसी को ही हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस का एनालिसिस यानी ये डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, ये हम जानते हैं इन द वेरिएंस एनालिसिस, है ना। अब वेरिएंस जो है अलग अलग कारणों से आ सकता है, इट कैन बी ड्यू टू मटेरियल, इट कैन बी ड्यू टू लेबर, या इट कैन बी ड्यू टू एक्सपेंसेस, जिसको अभी हम देखते हैं। सो लेट अस सी, वेरिएंस in standard costing refer to the differences between actual cost and the predetermined or standard cost। variance क्या है standard costing में यदि हम बात करें, तो ये एक तरीके का डिफरेंस है किसके बीच में, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑकर हुआ है और जो हमने प्री डिटरमाइन किया है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएंस यानी डिफरेंस। ठीक है, अब ये किन किन कारणों से हो सकता है, तो वेरिएंस में भी ड्यू टू पेइंग मोर देन द स्टैंडर्ड सेट, जो आपने एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड की थी कि हमें इतना पे करना है, उससे ज्यादा पे कर दिया, तो इसलिए जो है वेरिएंस आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, यूजिंग मोर क्वांटिटी, आपने एक क्वांटिटी तय की थी कि इतनी क्वांटिटी आपके प्रोडक्शन में लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी आपको यूटिलाइज करनी पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसके कारण क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। वैसे ही डिफरेंट प्रोडक्शन वॉल्यूम देन एंटिसिपेटेड, आपने सोचा था इतना प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो है इतना होगा, लेकिन प्रोडक्शन या तो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, जैसे हमने हमारा एग्जांपल में देखा था कि हमारे यूनिट जो हैं, कॉस्टिंग जो है ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो हमने जितना प्रोडक्शन डिसाइड किया था उससे डिफरेंट प्रोडक्शन वॉल्यूम हमें मिला, जिसके कारण जो है क्या हुआ है, वेरिएंस हुआ है, डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें मदद करता है स्टैंडर्ड फिक्स करने में, वेरिएंस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसमें समझने की ये भी बात है कि जो वेरिएंस आता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, या हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए स्पेशली बात की जाती है, वेरिएंस एनालिसिस जो हम करते हैं, तो मेजरली जो है तीन चीजों के लिए वेरिएंस या डिफरेंस जो है हमें दिख सकता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसी के लिए वेरिएंस निकाला भी जाता है। सबसे पहला आता है हमारा मटेरियल, मटेरियल यानी
जो मटेरियल हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे आएगा? हो सकता है जो मटेरियल हम खरीदेंगे उसका कॉस्ट हमने पहले से डिसाइड कर लिया हो, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है, और एक्चुअल कॉस्ट जो है कुछ और आ रहा है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कुछ और डिसाइड की है और एक्चुअल कुछ और आ रहा है, ये डिफरेंस आ सकता है। फिर मटेरियल में हमने हो सकता है हमने सोचा है प्राइस के रिगार्डिंग कि मटेरियल का प्राइस जो है हमें कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया हमने कि स्टैंडर्ड प्राइस इतना हमें देना पड़ सकता है फॉर दिस रॉ मटेरियल, लेकिन जब एक्चुअल प्राइस देने की बारी आई तो हमें जो है कुछ और ही प्राइस देना पड़ा, यानी उनके बीच में जो है डिफरेंस आ गया। तो जो है ये आ गया मटेरियल के प्राइस के वेरिएंस के कारण जो है डिफरेंस आ गया। तो हम एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हमने डिसाइड किया कि हमारी क्वांटिटी जो है इतनी लगनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड की। फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स हमने सोचा था कि हम 5000 यूनिट्स रॉ मटेरियल लगाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल क्वांटिटी लगाने की बारी आई तो आपका 6000 यूनिट्स क्वांटिटी लग गई, ये डिफरेंस आ गया। तो मटेरियल के कारण जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं, और इसके बिहाफ पे हम इसकी स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो सकता है, स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी इस्तेमाल हो सकती है और उनके एक्चुअल में, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने मटेरियल का देखा, ऐसा ही लेबर के उसमें जो है वेरिएंस आ सकता है। लेबर के उसमें वेरिएंस कैसा कि लेबर काम कितने घंटे करेगा, ये हमने पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, या लेबर को जो है वेजेस कितनी मिलेंगी ये हमने पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। ओके, और एक्चुअल जब देखा डाटा तो कुछ डिफरेंट आ गया, तो इसके कारण जो है वेरिएंस हो सकता है ना, किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में। तो एक हम निकालते हैं लेबर वेरिएंस, और तीसरा जो हम निकालते हैं दैट इज नोन एज ओवरहेड वेरिएंस। ये इस ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, यानी आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्चा कितने होने वाला है, दैट इज नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। यानी आपने एक तरीके से सोचा कि रेंट इतना देना पड़ेगा, बिल्डिंग यूसेज कर रहे हैं, सैलरी इतनी देनी पड़ेगी, इस तरीके से आपने हर खर्चे को एक एस्टिमेशन दे दिया, है ना, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। और एक्चुअल जो है जब खर्चे देने की बारी आई, पेमेंट देने की बारी आई, तो वो कुछ और हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये एक वेरिएंस होता है, दैट इज नोन एज ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, यानी वेरिएंस मटेरियल में हो सकता है, लेबर में हो सकता है, एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस में भी हो सकता है। सो दिस इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, अब जैसे कि हमने मटेरियल देखा, लेबर देखा, ओवरहेड देखा, तो अब हम मटेरियल वेरिएंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ड जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी मटेरियल वेरिएंस कितने तरीकों से जो है बन सकता है। तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी आपके कॉस्ट में मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आता है, उसी को ही हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये दो कारणों से हो सकता है, या तो आपके प्राइस में कुछ डिफरेंस आ गया है, या फिर क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया है, जिसे हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसको हम समझते हैं कि आपने डिसाइड किया था कि मटेरियल का प्राइस जो है कुछ लगना है, ओके, लेकिन एक्चुअल प्राइस कुछ और आया है, दैट इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यानी आपने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड की थी कि रॉ मटेरियल के लिए मुझे इतना देना पड़ सकता है, लेकिन एक्चुअली कुछ और देना पड़ा है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नोन एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है, आपने डिसाइड किया था कि इतनी क्वांटिटी जो है यूज हो सकती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक डिसाइड कर ली थी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो है कुछ और यूज हुई है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यानी आपकी क्वांटिटी यूज कितनी हुई है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस जब आता है, उसी को ही हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब सही भी बात है, यदि प्राइस में डिफरेंस आ रहा है या क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है दो उस पे डिपेंड है, मटेरियल प्राइस पे एंड मटेरियल यूसेज पे। यदि क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा तो उसके प्राइस कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो भी उसके कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस यानी क्वांटिटी में भी डिफरेंस अलग कारणों से हो सकता है। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स,
मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब होता है, इसमें डिफरेंस कब आता है, जब हम वी यूज मोर देन वन रॉ मटेरियल, मोर देन वन रॉ मटेरियल। जब आप एक से ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण जो है क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, तो उसी को ही हम कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MMV, है ना, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब यदि हम बात करें मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यानी जब आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिसाइड किया था, यानी स्टैंडर्ड यील्ड कितना होना है, लेकिन एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है कुछ और ही हुआ है, उसके बीच के डिफरेंसेस को ही हम कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इसको हम कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया इसका मीनिंग। अब जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो है हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो अब जो है हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर जो है उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि जो है हमें समझ में आए कंसेप्चुअली कि कैसे प्रैक्टिकली मटेरियल वेरिएंस निकाला जाता है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला जो है हम यहीं अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमें ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस जो है एक साथ दिख सके कि किस तरीके से जो है इसके फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब हमने इसका मीनिंग क्या देखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, कि जब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने जो डिसाइड किया है और एक्चुअल कॉस्ट दोनों के बीच में अंतर आता है, तो उसे ही हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला भी वैसा ही बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, उसी को ही हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको शॉर्ट में MCV और यहाँ पे SC माइनस AC बोलते हैं। ठीक है, हमें एग्जामिनेशन में जो है पूरा वर्डिंग्स लिख के आनी है, पूरे टर्म्स लिख के आना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, बट हमें पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती होगी, यदि हमें डायरेक्टली दिया है तो अच्छी बात है, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिख कर आ जाएंगे, लेकिन बीइंग इन एमकॉम हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दी जाती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, किसी की क्वांटिटी पता हो और आपको पर यूनिट प्राइस पता हो तो आप इजिली निकाल सकते हो। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला जनरेट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना, इससे टोटल आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और इसमें से माइनस कर देंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो इससे जो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस जो है निकल के आता है। ठीक है, क्वांटिटी से प्राइस को इनटू कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अब पहले स्टैंडर्ड को और फिर एक्चुअल को इस तरीके से निकालेंगे, दैट इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब हम बात करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, जिसको शॉर्ट में जो है हम यहाँ पे अब MPV लिख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल वेरिएंस प्राइस वेरिएंस लिखा है। यानी जब प्राइस की वजह से डिफरेंस आता है तो उसे हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसको हम इनटू कर देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी से, तो उसे ही हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, व्हेन स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को हम डिफरेंस निकाल लें और उसको जो है एक्चुअल क्वांटिटी से हम इनटू कर लें, दैट इज नोन एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ये किसके बेस पे है, प्राइस के बेसिस पे है, इसको हम शॉर्ट में यदि लिखें तो SP माइनस AP इंटू AQ। ठीक है, अब यदि हम बात करें मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जैसे कि वो क्वांटिटी पे बेस्ड है, तो जैसे हमने प्राइस निकाला वैसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसे हम कहते हैं MUV, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो है एक्चुअल क्वांटिटी से जो है लेस कर देते हैं और उसको हम इनटू कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड प्राइस से, उसी को ही हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस यानी MUV, और इसको शॉर्ट में SQ और इसको AQ
SQ माइनस AQ इनटू SP बोल सकते हैं, ठीक है। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है दैट इज क्वांटिटी बेस्ड, और इसी पे ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस को जो है हम शॉर्ट में कहते हैं MMV। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला यदि हम लिख लें, जैसे हमने यूसेज वेरिएंस का लिखा SQ माइनस AQ इनटू SP, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। ये कब यूज करेंगे हम, जब हमारा यूसेज वेरिएंस यानी हम क्वांटिटी के बारे में सोच, जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने रखी है और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस आएगा तब। लेकिन जब हमने एक से ज्यादा मटेरियल का उपयोग किया है, यानी मोर देन वन मटेरियल यूज किया है, तब हम लगाएंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और वहां पे हमें निकालना पड़ेगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी इस SQ की जगह पे हम निकालेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और बाकी का सेम फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर यदि हम RSQ का फॉर्मूला लिखें तो पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, यानी आपके पास एक से ज्यादा मटेरियल होंगे तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, सपोज हमारे पास A एंड B दो मटेरियल है ना, तो सबसे पहले A का आप लिख लोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल मे बी 100 kg। उसके बाद आप टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से यहाँ पे उसको डिवाइड कर दोगे, और ऊपर जो है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से जो है उसको डिवाइड कर दोगे। अब पहले मैंने नीचे क्यों लिखा और फिर ऊपर, उसके पीछे ये है कि हमको याद करने में आसानी होगी, क्या कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल लिखा और टोटल स्टैंडर्ड जो है उसके नीचे आएगा, और ऊपर जो है एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, यानी इसमें ऑफ ऑल मटेरियल, यानी जितने मटेरियल आपके पास अवेलेबल हैं वो, यहाँ पे भी ऑफ ऑल मटेरियल टोटल लिख दिया है, तो उससे क्लियर है कि जितने भी मटेरियल हमारे पास हैं सबकी क्वांटिटी को हम नीचे लिख देंगे और एक्चुअल क्वांटिटी को ऊपर लिख देंगे, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल ऐसा ही ए के लिए निकल जाएगा और ऐसे ही बी के लिए निकल जाएगा। यदि हमारे पास तीन क्वांटिटीज रहेंगी मटेरियल की तो ऐसे ही ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए, वो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसे हम MMV के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस को जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम है बट स्टिल हम उसको एक ही जगह हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा आपका एक्चुअल यील्ड, यानी एक्चुअल जो आपका प्रोडक्शन हुआ है वो, उसमें से स्टैंडर्ड जो आपका यील्ड आया है वो लेस कर देंगे, एंड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से आप इनटू कर देंगे, ठीक है। अभी लिखते जाइए, हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये हो गया। अब स्टैंडर्ड रेट जो है आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से लेस यदि हम कर दें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज जितनी होंगी उसको यदि हम लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी फॉर्मूलेस जो है देख लिए हैं। यस, ये सब फॉर्मूलेस जो हैं हमारे सामने हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, यूसेज वेरिएंस, तो इस यहाँ पे तो हमने समझ लिए। अब एक बार सिस्टमेटिकली सभी फॉर्मूलेस को जो है हम देख लेते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दिस इज प्राइस वेरिएंस। फिर जो है हमारे सामने है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको हम MUV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और उसको हम इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसमें हमने स्टैंडर्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली, और उसके बाद जो है हमने मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाला, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है इन द सिस्टमैटिक मैनर। अब जो है हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट ओके फॉलोइंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी तीन वेरिएंस जो है हमें निकालने हैं,
क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मटेरियल इज 5000 kg, यानी आपको क्वांटिटी दी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 5000 kg दिया हुआ है। ओके, देन स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल ₹8। ओके, देन स्टैंडर्ड प्राइस भी आपको दिया गया है, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया गया है, ₹8 दिया है, यानी पर यूनिट का कॉस्ट दिया गया है पर केजी का। ओके, देन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज 5200 kg। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है, यदि हम लिखें तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हो रही है दैट इज 5200 kg। ओके, फिर जो है एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज ₹7.5। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो है आपका कितना आ रहा है, दैट इज 7.5 रुपीज जो है आपको दिया है। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने फॉर्मेट वे में इस तरीके से लिख लिया। जब एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है तो हम उसका टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, अभी हमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेबल बनाने की, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस निकाल लेते हैं हम। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, ओके, माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, दैट इज 8 और एक्चुअल प्राइस कितनी है 7.5 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 5200। ओके, कैलकुलेटर निकाल लीजिए फटाफट से और कैलकुलेट कीजिए। 8 माइनस 7.5 तो ये आ जाएगा आपका 0.5 इनटू जो है यदि हम करें 5200 तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 100 यदि हम करें तो ये आ जाएगा आपका 2600 आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो 8 में से 7.5 लेस करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल। जिसे हमने बात की थी शॉर्ट में उसको लिख देते हैं एफ, पर हम पूरा लिख लेते हैं फेवरेबल। ठीक है, ये आ गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस को यदि हम निकालें तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला क्या था, ये क्वांटिटी बेस्ड था, तो क्वांटिटी बेस्ड निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस से जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी हमारी, दैट इज 5000 kg और उधर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 5200 kg। ओके, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा 8, तो ये आ रहा है आपका 200, ये लेस हो गया, 200 इंटू 8 1600 आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है तो हम ब्रैकेट में ना लिखकर इसको कैसे लिखेंगे 1600 अनफेवरेबल। ठीक है, माइनस में नहीं लिखना है हमें, उसके बिहाफ पे क्या लिखना है, अनफेवरेबल। ठीक है, अब आ रही है बारी हमारी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, जिसे हम कहते हैं एमसीवी। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को जो है हम मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। अगर वो डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखना है ना, स्पेलिंग। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी, यदि हम देखें तो दैट इज 5000 और स्टैंडर्ड प्राइस है 8, और एक्चुअल क्वांटिटी को यदि हम देखें तो दैट इज 5200 इंटू 7.5। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये तो आ जाएगा आपका सिंपल 40,000 माइनस 5200 माइनस इंटू 7.5, तो ये आ जाएगा आपका 39,000। डायरेक्टली आपका कितना आ रहा है, दैट इज 1000 फेवरेबल। ठीक है, ये हो गया।
अब जो है हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो है ये सही किया है कि नहीं किया है। अब मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है किसके कारण होता है, प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से, है ना। और वो चीज ही हमने यहाँ पे मेंशन भी की है, क्वांटिटी और प्राइस और क्वांटिटी और प्राइस। तो इसको तो एक हमने जो फॉर्मूला देखा था उसके बेसिस पे हमने सॉल्व कर लिया, और ये क्या आ रहा है 1000 फेवरेबल। अब जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके, इसको हम लिख लेते हैं चेक। तो हम कैसे कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यदि हम बोल रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी की वजह से है, तो जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस को यदि हम ऐड कर लें तो हमारा आंसर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है आपका 2600 फेवरेबल यानी प्लस में, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है आपका 1600 जो कि है अनफेवरेबल। अब प्लस का 2600 है आपके पास और माइनस का 1600 है, तो आपके पास कितना बच रहा है 1000 फेवरेबल बच रहा है, और हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया भी कितना है 1000 फेवरेबल। तो इस तरीके से जो है आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूलेज देखे उसका एप्लीकेशन जो है इस तरीके से होता है। ठीक है, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो है उसमें दूसरे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन भी देख लें। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन देखें हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज गिवन बिलो। हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है एक मिक्सचर की, केमिकल मिक्सचर की, यानी दो मटेरियल यूज किए गए हैं, मटेरियल एक्स और वाई, 40 टन एट द रेट ऑफ 100 पर टन एंड 60 टन एट द रेट ऑफ 150 पर टन। ओके, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन जो डिसाइड किया गया था कि यदि इतना मटेरियल डालते हैं तो 90% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम होगा, यानी जितना मटेरियल है उससे 90% टोटल प्रोडक्शन आ सकता है, ऐसा उनका स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उन्होंने। एक्चुअल कॉस्ट इज एस अंडर, एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है मटेरियल एक्स की एंड वाई की, सेम स्टैंडर्ड के जैसे, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है दैट इज 91 टन। फाइंड आउट मटेरियल वेरिएंसेस। तो यहाँ पे जो है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकल जाएगा, ओके, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकल जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन की बात की गई है, मिक्स वेरिएंस एक से ज्यादा मटेरियल की, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल वेरिएंस में हम ये वेरिएंस जो है निकालते हैं। तो इससे पहले हम एक टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हम पूरा अपना क्वेश्चन को जो है टेबल में डाल देंगे ताकि बार बार जो है हमें क्वेश्चन को रीड न करना पड़े। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे x हमारी क्वांटिटी है, और सॉरी x हमारा मटेरियल हो गया एक और दूसरा हो गया y। ओके, देन हम डिसाइड कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है कितनी लगी है x के लिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40 और y के लिए है 60। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस x का कितना है दैट इज 100, और वहीं y की बात करें दैट इज 150। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यदि स्टैंडर्ड प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं खुद से। 40 इंटू 100 दैट इज 4000, और 60 इंटू 150 दैट इज 690, और दिस इज 9000। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड का जो है हमने फॉर्मेट बना लिया। इसी तरीके से एक्चुअल को भी पुटअप कर देते हैं वैल्यू, तो एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम बन जाएगा, एक्चुअल प्राइस का और एक्चुअल कॉस्ट का। तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की कितनी लगी है दैट इज 45, और प्राइस है दैट इज 80। तो 45 इंटू 80 ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए 3600। ठीक है, फिर आ रहा है 55 एंड 170। तो आपको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है ना, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पुटअप नहीं करनी है, आपको भी कैलकुलेट करके देखना है ताकि समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। तो 55 इंटू 170 ये आ रहा है आपका 9350। ठीक है, अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी दैट इज 13000। ठीक है, और यदि एक्चुअल कॉस्ट देखें तो हमारा खर्चा एक्चुअली कितना आया है दैट इज 9, और ये आ रहा है 12950, और हमने डिसाइड किया था दैट इज 13000 हमारी कॉस्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, यहाँ टोटल क्वांटिटी तो क्या है सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों सेम दी हुई है ना टोटल में। लेकिन यहाँ पे
एक चीज है जो हम बात करें प्रोडक्शन की, उसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है आपका दिया हुआ है 90% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी 100 हमने मटेरियल कंज्यूम किया था उसका 90% यानी 90 टन जो है आपका स्टैंडर्ड है, और वहीं एक्चुअल में आपको दिया हुआ है 91 टन जो है आपका प्रोडक्शन आया है, यानी आपने डिसाइड किया था 90 और आया कितना है 91। ये बात किसकी हो रही है? प्रोडक्शन की। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा, यहाँ पे क्वांटिटी जो है दोनों की क्या है? सेम दी हुई है, सेम क्वांटिटी दी हुई है, यानी क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्लियर है? हमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन जो है टेबल में मेंशन कर दी है। तो अब जो है जस्ट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस को। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसे हम शॉर्ट में जो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस MMVB कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या था? जैसे हमने यूसेज का फॉर्मूला याद किया था क्वांटिटी के बेसिस पे, तो RSQ माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, अब फिर जो है हमने देखा था कि RSQ जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी RSQ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। किस कारण से नहीं है? एक्चुअली रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकाली जाती है? जब आपकी टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में जो है डिफरेंस आता है ना, उस समय जो है हम क्वांटिटी का रिवीजन करते हैं, एक्चुअल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लाते हैं, और फिर जो है हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, है ना। ये कब होता है? जब टोटल प्रोडक्शन में डिफरेंस आ गया, है ना, ये जैसे टोटल क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया, या फिर कोई लॉस हो गया किसी कारण से, तो उस समय जो है तब जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली जाती है। अब यहाँ पे बात करें, हमने तो फॉर्मूले में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पढ़ी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब आपकी दोनों क्वांटिटी इक्वल दी हुई हो तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट SQ की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। स्टिल आपको कंफ्यूजन है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप RSQ की फॉर्मूला डाल के देख लीजिए, तो भी आपका वैल्यू जो है SQ ही आएगा। अब RSQ का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, ठीक है, इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसको हमने इनटू किया था एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है उससे हमने इनटू किया था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो अब चाहें तो हम x का निकाल के देख लेते हैं। तो इस x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, तो x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है आपको? 100। ओके, ये दी हुई है, और एक्चुअल टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 100। तो ये क्या आ गया आपका? RSQ 40 आ रहा है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो रिवाइज्ड SQ जो है हम कब निकालते हैं? जब आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टोटल में डिफरेंस हो, तब जो है आप RSQ निकाल दीजिए। और अदरवाइज यदि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट SQ की वैल्यू भी वहां पे पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, y का भी निकाल के देख लेते हैं। तो y कितना है? 60 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल 100, एक्चुअल का भी 100, तो ये आ रहा है आपका 60। ठीक है, दोनों इस तरीके से आपका 40 एंड 60, यानी जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वही आएगी, है ना। तो इसको जो है यदि हम फॉर्मूला में पुटअप करें और इसकी वैल्यू निकालें, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो लिख लेते हैं हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, यहाँ पे इस नीचे साइड कर लेते हैं ताकि जो है हमें ओके, सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए के लिए यदि निकालें तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमें पुटअप करना है। तो RSQ यदि ए का आपने निकाल लिया है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ रही है आपकी? 45। ठीक है, इनटू कर देंगे हम काय से? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है x का कितना दिया हुआ है? दैट इज 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 माइनस 5, 5 आ रहा है माइनस का, और ये हो गया आपका 500 जो कि अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस यदि हम y का निकालें, ये है हमारा x, a नहीं है, है ना, y। अब y का निकालें
तो जो है कितना है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 55। तो 55 और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है y का, तो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज 150। तो 150 से जो है उसको इनटू कर देते हैं, तो 60 माइनस 5 दैट इज 5 इंटू 50, तो ये 750 आ रहा है और ये है हमारा फेवरेबल। यदि इसका टोटल करें तो 750 फेवरेबल है, 500 अनफेवरेबल है, तो कितना आ जाएगा 250 फेवरेबल आ रहा है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, ये निकाल लिया हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब जो है हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो एक्चुअल यील्ड है ओके उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारे स्टैंडर्ड यील्ड को यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को, और उसको इनटू करते हैं हम कैसे, स्टैंडर्ड रेट से, पर यूनिट रेट से, है ना। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब एक्चुअल यील्ड यानी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, दैट इज 91, और आपने कितना डिसाइड किया था, दैट इज 90, ये दिया हुआ है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट यानी टोटल से अगर नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कितना है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट इज 13,000, और जो है प्रोडक्शन कितना हुआ है, दैट इज 90 टन टोटल क्वांटिटी, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 91 माइनस 1 90, तो 1 आ जाएगा, और यानी 13,000 को हम यदि 90 से डिवाइड कर लें तो कितना आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,000 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ रहा है आपका पॉइंट में 144.444 ऐसा करके जो है आपका आंसर आ रहा है, बट ये आ रहा है आपका फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल लिया, मिक्स वेरिएंस निकाल लिया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, जो हमें इजीली निकाला भी था हमने पिछले क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसको इनटू कर देते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस फॉर द एक्स यदि हम निकालें तो स्टैंडर्ड प्राइस एक्स की कितनी है 100, एक्चुअल प्राइस कितनी है 80, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी लग रही है 45। ठीक है, ऐसे ही y का निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है y का, दैट इज 150, एक्चुअल प्राइस कितना है 170, और इसको इनटू कर देते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी से, दैट इज 55। अब इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 20 इंटू 45, तो ये तो आपका आ रहा है 9,000। ठीक है, अब 150 और ये आ रहा है आपका, सॉरी ये आएगा 20 इंटू 45, दैट इज 900, है ना, और ये फेवरेबल है। अब 150 माइनस 170 माइनस 20 इंटू 55, तो 55 इंटू 20 यदि करें तो 1100 हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है माइनस में यानी अनफेवरेबल। यदि टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस की हम बात करें तो 1100 माइनस 900, तो 200 आ रहा है अनफेवरेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब जो है हम निकाल लेते हैं हमारा इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हम सॉरी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे हमें जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉस्ट जो है एक्चुअल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्शन में जो है डिफरेंस है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यदि 90 यदि हमारा प्रोडक्शन था तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी 13,000। तो जब 91 हमारा प्रोडक्ट यदि प्रोडक्शन होगा तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो क्या आ जाएगी, इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 91 के हिसाब से। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें
तो ये कैसे हो जाएगी 13,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 91। यदि इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ रहा है 13,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ रहा है आपका दैट इज 13,144 करके जो है आपका आ रहा है, इट इज अप्रोक्स, बट दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई आपकी, यानी जो 13,000 कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये किसके हिसाब से है 90 टन के हिसाब से है, बट हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके हिसाब से निकालनी पड़ेगी 91 टन के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। दैट इज वाई इसमें जो है हमने एक तरीके से क्या किया है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली उसको समझ सकते हैं 13,144 और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई है दैट इज 12,950, 12,950। और यदि इसको हम लेस कर दें तो हमारा MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है 13,144 माइनस 12,950, तो ये आ रहा है आपका दैट इज 194 फेवरेबल। ठीक है, ये आ गया हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस निकाल लिया, यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हम चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है, जैसे हम बाकी में चेक करते आते हैं। तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को यहाँ पे कर लें क्या, यस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की यदि हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस को और यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट हैं हमारे पास, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यदि इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, तो कहाँ निकाला है हमने, यस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है हमारे पास है दैट इज 200, तो इसको 200 क्या है अनफेवरेबल है यानी माइनस में। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया है हमारा दैट इज 250 फेवरेबल, तो 250 फेवरेबल लिख लेते हैं। फिर जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस वो कितना है 144.44 है, तो हम इसको 144 ले लेते हैं फेवरेबल। ठीक है, 144 फेवरेबल। अब 250 फेवरेबल है 144 फेवरेबल है, इन दोनों को ऐड करके 200 में से लेस कर देते हैं, तो 250 प्लस 144 माइनस 200, तो ये आ रहा है आपका दैट इज 194 फेवरेबल। ठीक है, जो कि हमारा MCQ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब हमने कैलकुलेट भी किया तो यही आया था। ठीक है, दैट इज 194 फेवरेबल, और जब हमने उसको चेकआउट किया तो भी जो है यही आ रहा है, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन जो है सही सॉल्व किया है। इस तरीके से आप उसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मटेरियल वेरिएंस, इस तरीके से जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब जो है हम इसी पे बेस्ड जो है, जैसे मटेरियल वेरिएंस यदि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो इसी पे बेस्ड है हमारा लेबर वेरिएंस, जैसे अब हम देखते हैं। अब हम देखें लेबर वेरिएंस क्या है। लेबर वेरिएंस जिस तरीके से हमने देखा कि मटेरियल में अलग अलग कारणों से जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि उसके कॉस्ट में, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में, तो हमने देखा दैट इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर जो है ऐसे ही हमने देखा कि जब हमने प्राइस जो डिसाइड किया, स्टैंडर्ड प्राइस और जो एक्चुअल प्राइस है उसमें डिफरेंस आया तो हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला। देन क्वांटिटी का जब डिफरेंस आया तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और ऐसे ही हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हुआ है और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस आया है, दैट वाज MMV। देन मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जब प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस है, ड्यू टू दैट हमने जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है कैलकुलेट किया है। उसी तरीके से जब लेबर को जो है वेज रेट दिया जाता है तो उसका स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, तो यदि उसमें डिफरेंस आ रहा है तो जो है वैसे ही जैसे मटेरियल का हमने निकाला था वैसे ही लेबर का रेट वेरिएंस निकालते हैं, वैसे ही एक टाइम को निकाल के लेबर का वेरिएंस निकालते हैं कि टाइमिंग हमने डिसाइड की थी कि इतने समय जो है लेबर को लग सकता है, बट उसमें एक्चुअल आवर्स में जो है डिफरेंस आ गया, तो दैट इज वाई इसके कारण जो है लेबर वेरिएंस निकाला जाता है। अब अलग अलग लेबर वेरिएंस है, जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाले थे उसी तरीके से लेबर वेरिएंस भी है, जिसको जो है अभी हम
देखते हैं। और यदि हमने मटेरियल का वेरिएंस जो है बहुत अच्छे से समझ लिया, उसका फॉर्मूले हमें समझ में आ गए हैं, तो लेबर वेरिएंस जो है वैसे ही सिमिलैरिटी पे हम लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले जो हैं वो बना सकते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी टोटल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने कुछ डिसाइड की होगी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, उसमें भी हमने यही किया था, यानी लेबर को टोटल हमें कितना देना है, कितना खर्चा देना है, वो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया और एक्चुअली जो आया उसमें डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिर हम देखें तो दैट इज लेबर रेट वेरिएंस, यानी यहाँ पे बात हो रही है आपके वेज रेट की, जो आपने डिसाइड किया है पहले से कि लेबर को जो है इतने आवर्स से इतने रुपीस हम दे सकते हैं, बट एक्चुअल जो है कुछ और देने पड़े, तो दैट इज नोन एज लेबर रेट वेरिएंस। और इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे वहां प्राइस था, यहाँ पे रेट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पे एक्चुअल टाइम से, कितना टाइम लगा है, मे बी इन द आवर्स, यूजली जो है आवर्स में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब वैसे ही जैसे रेट वेरिएंस है, फिर जो है आता है हमारा लेबर टाइम वेरिएंस, जिसको लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं, है ना, आपसे लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि हम बात करें लेबर टाइम वेरिएंस की या लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस की, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से हम इनटू कर देंगे। यूसेज में हम ऐसे ही कर रहे थे, क्वांटिटी लेके जो है स्टैंडर्ड से इनटू कर रहे थे और प्राइस में ये किया था। तो इस तरीके से लेबर रेट वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं और लेबर टाइम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। फिर जब हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को चेक करना था, तो हमने क्या किया था, दोनों को प्राइस वेरिएंस और यूसेज को प्लस कर लिया था। वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस को यदि हमें चेक करना रहेगा, तो लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर टाइम वेरिएंस को मिला देंगे, तो जो है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें डायरेक्टली नहीं दिया हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू किया था। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे एक्चुअल रेट को एक्चुअल टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस तरीके से हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। जब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, ये दी हुई होगी, तो हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे। ये आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस एंड लेबर टाइम वेरिएंस। अब यदि हम बात करें, फिर आता है आपका आइडियल टाइम वेरिएंस। इसको क्यों निकाला जाता है, क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है तो जरूरी है क्या कि लेबर पूरा समय काम करेगा जितने समय की उसको वेजेस मिल रही है, नहीं, जरूरी नहीं है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा समय आ सकता है जब लेबर ने काम नहीं किया है, उस समय काम नहीं हुआ है, उसी को ही हम कहते हैं आइडियल टाइम वेरिएंस, यानी जिसमें लेबर जो है आइडियल बैठा था, फालतू बैठा था, यानी उसने प्रोडक्शन में कोई भागीदारी नहीं दी है उस समय में। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आइडियल टाइम वेरिएंस को जो है हम निकालते हैं, आइडियल टाइम जो दिया हुआ है यहाँ उसको कैलकुलेट करते हैं इनटू जो आपका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज नोन एज आइडियल टाइम वेरिएंस, जो लेबर वेरिएंस में निकलता है। फिर एक आता है दैट इज लेबर मिक्स वेरिएंस, यानी जैसे हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस में बात की थी कि जब एक से ज्यादा मटेरियल जो है यदि यूज होता है, तो वहां पे हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का उपयोग करते हैं। अब हो सकता है जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा था, ए बी मटेरियल यूज हो रहे थे, तो अब इसमें लेबर ने हो सकता है ए में जितना समय दिया है कुछ समय दिया होगा, फिर बी में कुछ दिया होगा, ऐसे ही अलग अलग समय उसने दिया है। सो दैट इज वाई इट बिकम्स लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसको जो है हम सेम जैसे उसमें रिवाइज्ड निकालते थे, इसमें भी उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो लेबर मिक्स वेरिएंस इक्वल्स टू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, इसके जैसा ही यहाँ पे जस्ट रिवाइज निकलेगा। ओके, तो अब इस तरीके से जो है लेबर वेरिएंस जो है निकलता है, जिसमें हमने 5 फॉर्मूले देखे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड जो है हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमारा मटेरियल वेरिएंस जो है हमने बहुत अच्छे से समझा है, तो ये भी हमें इजीली बन जाएगा। सो लेट अस सॉल्व लेबर वेरिएंस क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें
लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या दिया है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 25 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट जो है पर आवर के दिए हैं 4 रुपीज पर आवर के चार्जेस हैं, वेज रेट है यानी। फिर एक्चुअल टाइम पर यूनिट दैट इज 30 आवर्स एंड एक्चुअल रेट जो है 3.5 पर आवर जो है दिया हुआ है। अब इसको चाहें तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 25 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट जो है हमारे पास है दैट इज ₹4 पर आवर, ठीक है। वैसे ही एक्चुअल टाइम जो है हमारे पास कितना लगा है, हमने डिसाइड किया था 25 आवर्स लगेंगे, लेकिन एक्चुअली कितना लगा है दैट इज 30 आवर्स और एक्चुअल रेट जो है दैट इज 3.5 आवर पर आवर के हिसाब से जो है आपको वेज रेट देना पड़ा है और आपने डिसाइड किया था दैट वाज 4। ये स्टैंडर्ड फिक्स किया और ये एक्चुअल है। अब हमें कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो हम निकाल सकते हैं कैसे, स्टैंडर्ड टाइम। अब जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट कर देंगे माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट और इससे आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 25 इंटू 4 माइनस एक्चुअल टाइम कितना है 30 इंटू 3.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है आपका 100 और ये 15 और ये 105। अब जो है ये क्या आ रहा है ₹5 दैट इज अनफेवरेबल जो है माइनस में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अनफेवरेबल। ये हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं लेबर प्राइस वेरिएंस, जिसमें स्टैंडर्ड सॉरी लेबर रेट वेरिएंस बोलेंगे उसको, ठीक है। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और फिर उसको हम काय से इंटू कर देते हैं हमारे एक्चुअल टाइम से। तो हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा दैट इज 4 माइनस 3.5 और एक्चुअल टाइम कितना है दैट इज 30, ठीक है। तो यदि इसको हम इंटू करें तो 0.5 इंटू 30, तो ये कितना आ रहा है आपका 15 दैट इज फेवरेबल, ठीक है। ये आ गया हमारा लेबर रेट वेरिएंस। अब ऐसा ही यदि हम देखें लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, यानी जो लेबर टाइम वेरिएंस कहलाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड रेट से आप इंटू कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम जो है कितना लगा है 25 आवर्स, कितना आपने डिसाइड किया था दैट इज 24 आवर्स और एक्चुअल जो है 30 आवर्स लगे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं दैट इज 4। अब ये जो है आपका आ रहा है 5 इंटू 4, लेकिन ये माइनस का है तो 20 जो है आपका क्या है अनफेवरेबल है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्या करा है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम यूजली जो है हमारा चेक कर लेंगे कि हमने जो है सही किया है कि नहीं किया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा लेबर कॉस्ट, यहाँ लिखते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर प्राइस वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर प्राइस वेरिएंस कितना है हमारा दैट इज 15 फेवरेबल, ओके। और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 20 अनफेवरेबल, ओके, 20 अनफेवरेबल। और यदि हम टोटल इसका कैलकुलेट करें तो 15 प्लस का है 20 माइनस का है, तो हमारे पास 5 अनफेवरेबल जो है बच रहा है और ये आया है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और हमने जो कैलकुलेट किया था क्या वो भी 5 है, तो वो भी 5 है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो हमने निकाला था पहले कैलकुलेट करके दैट इज आल्सो 5। तो इस तरीके से लेबर वेरिएंस जो है निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूलाज तो देख लिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस एंड इफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे मिक्स वेरिएंस नहीं निकाल सकते और आइडियल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि इतना टाइम जो है वेस्ट हुआ है या लेबर ने इस मटेरियल में इतना काम किया है, इतने समय काम किया है, तो वो नहीं दिया है। तो इसलिए जो है ये 3 फॉर्मूला से यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। तो इस तरीके से लेबर वेरिएंस का कैलकुलेशन जो है करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है आप अच्छे से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, क्वेश्चंस जो है फिर आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है। विद दिस यहाँ पे जो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस जो है टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन।